ड्रामे की शुरुआत जुई से होती है जो कि फूड डिलीवरी करके घर वापस लौट रही थी। तभी इस ड्रामे का मेन लीड जिसका नाम फूजिन है वो जुई को अपनी ओर खींच लेता है और उससे कहने लग जाता है कि मेरी जान खतरे में है, प्लीज मेरी मदद करो। इससे पहले कि जुई को समझ पाती फूजिन उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठता है, जिसके बाद वो उसे समझाता है कि प्लीज मुझसे डरो मत, तुमने मेरी जान बचाई है तो तुम जो भी कुछ कहोगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इतना कह करके वो उसकी जैकेट में अपने जेड रिंग को डाल करके दे देता है, पर जुई इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर फूजिन का असिस्टेंट आता है, जिससे फूजिन कहने लग जाता है कि प्लीज उस लड़की को ढूंढ करके लाओ, उसने मेरी जान बचाई है और इस वक्त उसे मदद की जरूरत है, मैं उसका रीपे करना चाहता हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि पर मिस्टर फूजिन इस वक्त आपका घर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी ब्राइड घर पहुँचने वाली होगी, अगर आपने देर की तो आपका राज सबके सामने उजागर हो जाएगा। ये सुनकर के फूजिन अपने असिस्टेंट के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ जुई घबराई हुई अपने घर जियांग फैमिली में पहुंचती है, जो कि जियांग फैमिली की एडॉप्टेड गर्ल है, जहां उसकी बहन मिंग उससे कहती है आज तुम मेरी जगह फू फैमिली में शादी करोगी। ये सुनकर के जुई काफी घबरा जाती है, जिस पर उसकी मदर उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम इस शादी से मना नहीं कर सकती हो, हमारे जियांग परिवार ने तुम्हें पाल पोस करके 18 साल का कर दिया है, अब इसका कीमत चुकाने का समय आ गया है। जुई कहती कि पर मिंग की सजा मैं क्यों भुगतूं, आज मिंग की वजह से मिस्टर फू का एक्सीडेंट हुआ है, अब मिंग का ये फर्ज है कि वो उनकी दुल्हन बन करके उनकी सेवा करे। उसकी मदर कहती कि पर आज से तुम ही मिंग रहोगी, बस तुम एक बार मिस्टर फू के बच्चे की माँ बन जाओ, फिर हम तुम्हें आजाद कर देंगे। इतना कह करके वो उसे बेहोश करके फू फैमिली में भेज देते हैं, जहाँ उसे मिस्टर फू का छोटा भाई चेंशु और उसकी मदर मिलती है। चेंशु कहता है कि जियांग फैमिली की लड़की तो बहुत ब्यूटीफुल है, अब जैसा कि मेरा बड़ा भाई तो बेकार हो चुका है तो तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। जिस पर जुई उसे गुस्से से कहती कि अपनी हद में रहिए, मैं आपकी भाभी हूँ। तो चेंशु कहता है कि जो आदमी मरने की कगार पर है तुम उसके लिए मुझे रिजेक्ट कर रही हो। तभी उसकी मदर कहती कि बस बहुत हुआ, उसे अंदर जाने दो। जुई के जाने के बाद में चेंशु अपनी मदर से कहता है कि हमें जल्दी फूजिन को रास्ते से हटाना होगा। उसकी मदर कहती कि तुम सही कह रहे हो, उसके मरते ही फू परिवार की सारी संपत्ति पर हमारा अधिकार होगा। दूसरी तरफ असिस्टेंट फूजिन से कहता है कि सौभाग्य से हम समय रहते घर पहुंच गए। यहाँ हमें पता चलता है कि जुई का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि फू फैमिली का बड़ा बेटा फूजिन है, जो कि कर्मों से किसी माफिया से कम नहीं है और उसे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि उसकी स्टेप मदर और उसका सौतेला भाई मिलकर के उसे जान से मार देना चाहते हैं। तभी वहाँ पर जुई आ जाती है, जिससे बटलर वांग बताते हैं कि उस रात कार एक्सीडेंट की वजह से युवा मास्टर कोमा में चले गए हैं। ये सुनकर के तो जुई शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे ये बात अभी तक नहीं पता थी। बटलर कहती कि क्या आप ये बात भूल गई है कि युवा मास्टर आज इस कंडीशन में आपकी वजह से पहुंचे हैं, अब बेहतर यही हुआ कि आप उनकी अच्छे से देखभाल करके अपने पापा को प्रायश्चित करें, ये फू परिवार है तभी वो आपको एक मौका भी दे रहे हैं। इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि उस रात फूजिन ने मास्क लगाया हुआ था, इसीलिए जुई उसे पहचान नहीं पा रही थी और फूजिन ने तो अपनी आंखें ही बंद कर रखी होती, इसीलिए वो जुई को प्रेजेंट टाइम में नहीं देख पा रहा था। जुई उसे बहुत ध्यान से देखती है और कहती कि आप कितने हैंडसम हैं, पर अफसोस की बात तो ये है कि आपकी जिंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं है, पर आप परेशान मत होना, अब से मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूंगी, जिससे आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। वो फूजिन को क्लीन करने के लिए पानी लेने के लिए चली जाती है। तो फूजिन सोचने लगता है कि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम भी मेरे भाई और मेरी मदर के साथ में मिली हुई हो, जो मुझे जान से मार देना चाहती है। तभी जुई पानी का टब लेकर के आती है और फूजिन को क्लीन करने के लिए उसका शर्ट ओपन करने लगती है और उसकी बॉडी की तारीफ करने लगती है, जिस पर फूजिन अनकंफर्टेबल होने लगता है। तभी वहाँ पर चेंशु भी पहुँच जाता है, जो उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हॉटनेस भरी पड़ी है जो कि आते ही मेरे भाई के कपड़े उतारने लगी। जुई कहती कि अपनी गंदी जुबान पर लगाम दो, मैं तो बस युवा मास्टर को क्लीन कर रही थी। चेंशु कहता है कि वो जल्दी मरने वाला है, क्यों तुम उसके साथ में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जुई कहती कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने बड़े भाई की वाइफ के साथ में इतने गंदे शब्दों का उपयोग कर रहे हो, अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारे फादर से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। जिस पर चेंशु कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे धमकी दे रही हो। जिस पर जुई कहती कि एक बात याद रखना, मैं फूजिन की वाइफ हूँ, अगर वो पूरी जिंदगी कोमा से बाहर नहीं आए तब भी मैं उन्हीं की रहूंगी। ये सुनकर के तो चेंशु पागल हो जाता है और जुई के साथ में जबरदस्ती करने लग जाता है और कहता है कि जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, यहाँ तुम्हें कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। जुई की आवाजें सुन करके बाहर बटलर मिसेस फू से कहता है कि आपको चेंशु को रोकना चाहिए, अगर जुई को कुछ हो गया तो हम मालिक को क्या जवाब देंगे, आखिर उन्होंने उसे चूज किया है। पर इस बात पर मिसेस फू कोई भी रिएक्ट नहीं करती। दूसरी तरफ चेंशु जानवर बन जाता है, जिससे अपनी इज्जत बचाने के लिए जुई उसे घायल कर देती है। इस बात पर चेंशु फायर हो जाता है और उसे बाहर लेकर के चला जाता है। तभी फूजिन उठता है और उसे ऐसा फील होता है कि शायद जुई उन लोग के साथ में मिली हुई नहीं है। तभी उसकी नजर अपने जेड रिंग पर पड़ती है, जो कि हाथा
हाथापाई में जोई से गिर गई थी। फूजिन उस रिंग को देख करके समझ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी और अब क्या इत्तेफाक है जो कि वही मेरी दुल्हन है। मैं उसे अब और बुरी नहीं होने दे सकता हूँ। इधर चेंसू जोई को अपने मदर के सामने ले जाकर के कहता है कि ये लड़की 1 नंबर 1 की गिरी हुई है जो कि दूसरे मर्दों के साथ में बाहर मुंह काला करवा करके हमारी फू फैमिली में चली आई है। मैंने अभी अभी इसकी गर्दन पर लव बाइट के निशान देखे हैं। अब जोई को तो खुद भी नहीं पता होता है कि उसने कल रात जिसके साथ में नाइट एक्सपेंड किया था वो तो फूजिन ही था। उसकी मदर कहती है कि इसके पूरे कपड़े उतरवाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि इसने कितनी जगह मुंह काला करवाया है। ये सुनकर के जोई उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि उसके साथ में वो ऐसा ना करें, जिस पर चेंशु कहता है कि अगर तुम निर्दोष हो तो कपड़े उतारने में क्या प्रॉब्लम है। जोई कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ में ये सब क्यों कर रहे हो। तो चेंशु कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें निशाना ना बनाऊं तो तुम मेरी बन जाओ। तो जोई कहती है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। चेंशु कहता है कि भाभी जी, क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता चल पाया है कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो, बस तुम मेरी बन जाओ और मुझे संतुष्ट कर दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो जोई कहती है कि ऐसा करने से अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूंगी। चेंशु कहता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। इतना कह करके वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है, पर इससे पहले कि गार्ड्स कुछ कर पाते फूजिन व्हील चेयर पर बैठ करके अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है, जिसे देख करके तो दोनों माँ बेटे का खून ही सूख जाता है। मिसेस फू पूछती है कि क्या फूजिन सही हो गया है, जिस पर असिस्टेंट कहता है कि पूरी तरीके से तो नहीं, बस उन्होंने अपनी आंखें खोली हैं। तभी फूजिन के हाथ में थोड़ी सी मूवमेंट देख करके जोई बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है और दोनों माँ बेटी ये सोच करके टेंशन में चले जाते हैं कि फूजिन कहीं ठीक ना हो जाए। इसी डर से मिसेस फू जोई से कहती है कि जो भी कुछ तुम्हारे साथ में अभी भी यहाँ पर हुआ है वो सभी गलत फहमी थी, तुम्हें अब फूजिन के साथ में उनके रूम में जाना चाहिए। जोई के जाने के बाद में चेंशु बटलर को बुला करके उससे कहता है कि कल सुबह होते ही फूजिन का काम तमाम कर देना। इधर जोई फूजिन को उसे बचाने के लिए धन्यवाद करती है और कहती है कि पता नहीं आप मुझे सुन भी पा रहे हैं या नहीं, पर मैं आपके सामने एक सच कबूल करना चाहती हूँ। वो फूजिन के सामने उसके साथ कल रात हुए हादसे के बारे में रोते हुए बताने लगती है और कहती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं पुलिस को बुलाना चाहती थी पर मैं बहुत डर गई थी। ये सब सुनकर के फूजिन को अपने ऊपर बहुत गिल्ट फील होता है और वो मन में कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सफर करना पड़ा है, पर अब तुम मेरी पत्नी हो, मैं जल्द ही मीडिया वालों के सामने तुम्हें अपनी पत्नी एक्सेप्ट कर लूंगा। जोई कहती कि यहाँ तो एक ही बेड है, अब मुझे आपके साथ ही सोना पड़ेगा। इतना कह कर के वो वहीं पर सो जाती है, पर वो पूरी रात फूजिन को खूब परेशान करती है। इतना कम नहीं था कि वो फूजिन को एक किक मार करके बेड से नीचे भी गिरा देती है, पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो फूजिन को फर्श पर देख करके उससे पूछती कि आप यहाँ फर्श पर क्यों सो रहे हैं। फूजिन सोचता है कि कितनी अजीब लड़की है, अभी अभी इसने मुझे खुद ही फर्श पर गिराया है और उल्टा मुझसे ही पूछ रही है। सब कुछ चेक करने के बाद में जोई कहती है कि लगता है कि आप यहीं फर्श पर ही सोना चाहते हैं। इतना कह करके वो भी उसके साथ में वहीं फर्श पर सो जाती है। कुछ देर के बाद में फूजिन उसे खुद उठा करके बेड पर सुला देता है और सोचता है कि ये मेरे दुश्मनों के साथ में मिली हुई नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो इसे भी इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि जितनी जल्दी हो सके चेंशु को अफ्रीका ट्रांसफर कर दो। अगली सुबह बटलर जब जोई के रूम में जाता है तो फूजिन को फर्श पर पा करके जोई पर भड़क जाता है। जोई तो समझ ही नहीं पाती है कि वो बेड पर कैसे आ गई, वो तो फूजिन के साथ फर्श पर ही सो रही थी। तभी बटलर जोई को बताते हैं कि चेंशु का अफ्रीका ट्रांसफर हो गया है। ये सुनकर के जोई बहुत खुश हो जाती है और राहत की सांस लेती है। कुछ ही देर के बाद में बटलर चिकन सूप लेकर के आता है, जिसने मिसेस फू के कहने पर उसने कुछ मिला रखा था ताकि फूजिन का काम तमाम हो जाए। अब जैसा कि वो गलत कर रहा था इसीलिए वो खुद बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। फूजिन इस बात को नोटिस कर लेता है और वो सूप को गिरा देता है। ये देख करके जोई डर से अपने सूप से आधा सूप उसके बाउल में डाल देती है। तब तक बटलर भी आवाज सुन करके वहाँ पर आ जाता है। ये देख करके जोई उनसे कहती है कि मैं तो बस टेबल से टकरा गई थी। इतना कह करके वो सूप फूजिन को पिला देती है, जिसे देख करके बटलर काफी खुश होकर के वहाँ से चला जाता है और मिसेस फू को जाकर के बताता है कि आपका काम हो गया है। ये सुन करके तो उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में वहाँ पर फूजिन के फादर आते हैं और अपनी वाइफ से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि फूजिन होश में आ रहा है। उनकी वाइफ बताती है कि कल तो वो होश में आ गया था पर अब वो फिर से वैसा ही हो गया है। अब तो हमें डॉक्टर ही उसकी कंडीशन के बारे में बता सकते हैं। डॉक्टर साहब कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच रहे होंगे। उसके फादर कहते हैं कि आज इसी लड़की की वजह से मेरा बेटा इस कंडीशन में पहुँच गया है। मिसेस फू अच्छी बनते हुए कहने लगती है कि ऐसा मत कहिए, ये उसकी बहुत सेवा कर रही है। फादर कहते हैं कि ये लड़की मेरे बेटे का दुर्भाग्य बन गई, क्या ये उसे फिर से ठीक कर सकती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर टैंग आते हैं और फूजिन को चेक करने के लिए अंदर चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद में वो काफी घबराए हुए बाहर निकलते हैं और सबसे पूछने लगते हैं कि आप लोगों ने युवा मास्टर के साथ में क्या किया है। डॉक्टर का घबराया हुआ फेस देख करके सभी काफी टेंशन में चले जाते हैं, पर मिसेस फू तो काफी खुश हो रही होती है ये सोच करके कि लगता है कि फूजिन का काम तमाम हो गया।
डॉक्टर सबसे पूछते हैं कि मास्टर को क्या खिलाया गया था, जिस पर बटलर वांग जुई की तरफ इशारा करके कहता है कि इसी ने उन्हें सूप पिलाया था। लगता है कि इसी ने सूप में कुछ जानलेवा मिला करके उन्हें पिला दिया है। तो डॉक्टर कहता है कि पर बटलर वांग, मैंने ऐसा कब कहा कि सूप में जानलेवा चीज दी गई थी। यहाँ पर बटलर वांग अपनी ही बातों में फंस जाता है। फादर डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, जिस पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि फूजिन को एक घातक लिक्विड दी गई है जो कि उन्हें अंदर ही अंदर डैमेज कर रहा है और धीरे धीरे करके उनकी जान जा रही है। ये सुनकर के उसके फादर शॉक्ड रह जाते हैं और कहते हैं कि घर में ऐसा कौन है जो कि मेरे बेटे को मारना चाहता है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुन करके तो जुई भी सदमे में चली जाती है कि फूजिन की मौत हो गई। तभी सारा इल्जाम बटलर जुई पर ही डाल देता है, जिस पर जुई सबको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि आखिर वो अपने पति को क्यों मारना चाहेगी जो कि खुद ही जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं। पर बटलर वांग और मिसेस फू मिलकर के उसे फूजिन के फादर के सामने गलत साबित कर देते हैं, जिस पर यकीन करके वो जुई पर फायर हो जाते हैं और अपने गार्ड से कहते हैं कि जिन हाथों से इसने मेरे बेटे को मार डाला उन हाथों को खत्म कर दो। पर समय रहते फूजिन वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देख करके सभी शॉक रह जाते हैं। सबसे पहले वो बटलर को घुटनों पर बैठाता है और जुई से पूछता है कि क्या वो ठीक है। जुई कहती है कि अगर आप ठीक है तो सूप में कुछ भी नहीं मिलाया गया था। फिर डॉक्टर साहब आपने झूठ क्यों बोला? तो डॉक्टर कहती है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा था कि युवा मास्टर की मौत हो गई। पर हैरानी की बात तो ये है कि बटलर आखिर इतना श्योर कैसे था? फूजिन कहता है कि क्योंकि इसने जुई को मुझे सूप पिलाते हुए देखा था, इसीलिए इसे लगा कि मैं मर गया, क्योंकि वो सूप ये खुद लेकर के आया था। यहाँ पर बटलर वांग अभी भी अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो फूजिन उसे वो फोटोज दिखाता है जब वो घातक लिक्विड किसी से खरीद रहा था ताकि वो फूजिन को जान से मार सके। सबूत देख करके बटलर को अपना गुनाह कबूल करना पड़ता है। वो फूजिन के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तो फूजिन कहता है कि पुलिस स्टेशन जा करके अपना गुनाह कबूल करो ताकि तुम्हारी फैमिली चैन से जी सके, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को इस दुनिया के नक्शे से पूरी तरीके से गायब करवा दूंगा। फूजिन अपने स्टेप मदर से कहता है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि वांग के इस कांड के पीछे कोई और भी शामिल है, क्योंकि जो लिक्विड इसने खरीदा था वो बहुत महंगा था जिसे ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसकी मदर कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? फूजिन बटलर से इन सब के पीछे के मास्टरमाइंड का नाम पूछता है, पर बटलर मिसेस फू के एहसानों तले दबा हुआ था, इसीलिए वो उनका नाम नहीं लेता और खुद पर सारा इल्जाम ले लेता है। उसके फादर पूछते हैं कि पर तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? बटलर कहता है कि युवा मास्टर पत्थर दिल और क्रूर टाइप के इंसान है और छोटे मास्टर बहुत दयालु है। अगर वो फू फैमिली के उत्तराधिकारी बन जाते तो हमारे वांग परिवार का बहुत फायदा होता, इसीलिए मैंने इन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की। इतना कुछ होने के बाद में वांग जेल चला जाता है। फूजिन अपनी स्टेप मदर से कहता है कि कृपया आप अपने नौकरों के साथ में आज से हमारे गाँव वाले विला में रहेंगी, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। ये सुन करके तो वो भड़क जाती है और कहती है कि भले मैं तुम्हारी जैविक मदर नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारे फादर की वाइफ हूँ, तुम्हें मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करने का कोई भी अधिकार नहीं है। फूजिन कहता है कि मैं फू परिवार का उत्तराधिकारी हूँ, बेशक मैं आपके साथ में जैसा चाहे वैसा व्यवहार करने का अधिकार रखता हूँ। वो अपने पति से कहती है कि आपका बेटा जिद्दी हो गया है, आखिर आप उसे समझा क्यों नहीं रहे हैं? उसके फादर फूजिन से कहते हैं कि नौकरों की गलती की सजा तुम अपने परिवार पर मत डालो। फूजिन कहता है कि भले ही बटलर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, पर वो तो आपकी वाइफ का ही चमचा था और अभी तक पूरी सच्चाई निकल करके सामने नहीं आई है। तो उसकी स्टेप मदर कहती है कि तुम मुझे निशाना नहीं बना सकते हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फूजिन कहता है कि मुझे आपके खिलाफ सबूत देने पर मजबूर ना करें, मैंने आपको बहुत सम्मान के साथ में इस परिवार में शामिल होने दिया है। ये सब सुन करके वो अपने हस्बैंड से कहती है कि अब आप ही मेरे लिए फैसला लीजिए। फूजिन के फादर कहते हैं कि मैं फूजिन का कैरेक्टर अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो कभी भी किसी के साथ में गलत नहीं करता है, उसने जो भी कुछ फैसला लिया है इसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। ये सब सुन करके तो वो बौखला जाती हैं और जुई को अपशब्द बोलने लगती हैं, जिस पर फूजिन बहुत बुरी तरीके से भड़क जाता है और उनसे कहता है कि अगर आपने मेरी पत्नी के लिए दोबारा से ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग किया तो मैं आपकी जुबान काटने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। बेहतर यही होगा कि जो आपके लिए फैसला लिया गया है उस पर अमल करिए, वरना चैनशू को फू परिवार का कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ये सुन करके तो वो डर जाती हैं और चुपचाप से वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद फूजिन के फादर उससे कहते हैं कि अब जैसा कि तुम ठीक हो गए हो तो अब इस मनहूस लड़की की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सके इसे डिवोर्स दे दो। तो फूजिन कहता है कि मेरे भाग्य में इसी का पत्नी बनना लिखा था, तो मैं इसे डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ। वो जुई से कहता है कि अगर तुम्हें मेरा रवैया पसंद नहीं आता है तो तुम मुझे किसी भी वक्त छोड़ करके जा सकती हो। जुई सोचती है कि हालांकि जियांग परिवार में मेरी जिंदगी बद से भी बदतर थी और अब तो मेरी शादी हो गई है, भला मैं यहाँ से क्यों जाऊंगी। वो फूजिन को पकड़ करके कहती है कि मैं आपको छोड़ करके कहीं भी नहीं जाऊंगी। उसके फादर कहते हैं कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो फूजिन कहता है कि पर मैंने फैसला कर लिया है। यहाँ पर उसके फादर उससे ज्यादा बहस नहीं करते हैं क्योंकि उनकी नजर में फूजिन अभी अभी कोमा से बाहर आया था। फूजिन के फादर उससे कहते हैं कि मुझे जुई से कुछ बात करनी है। फूजिन के जाने के बाद में वो जुई से कहते हैं कि भले ही फूजिन तुम्हें अपनी वाइफ मानता है, पर तुम्हारी जैसी लड़की हमारे फू परिवार की बहू नहीं बन सकती है। तुम यहाँ पर सिर्फ
सेवक के रूप में लाई गई थी, तो अपनी पहचान हमेशा सेवक के रूप में याद रखना और मेरी बेटी की अच्छे से देखभाल करना। जूही कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ असिस्टेंट बताता है कि इन सब षड्यंत्र में जूही मैडम का कोई भी हाथ नहीं है और ना ही वो चेंगशू को जानती है, वो बिल्कुल इनोसेंट है। फूजिन कहता है कि मैं जानता हूँ, तभी मैंने उन सबको यहाँ से हटा दिया है जो कि जूही को हर्ट कर सकते थे। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे जल्दी एक डायमंड रिंग चाहिए। ये सुनकर के असिस्टेंट हंस देता है और कहता है कि मैं जल्दी ये काम कर दूंगा। तभी वहाँ पर जूही फूजिन के लिए सूप लेकर के आती है और कहती है कि अभी आप काफी वीक फील कर रहे होंगे, तो इसे पी लीजिए ताकि आपकी बॉडी रिचार्ज हो जाए। फूजिन कहता है कि इस सूप से तो मैं रिचार्ज नहीं हो पाऊंगा, इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। क्या तुम हमारी फू फैमिली को वारिस नहीं देना चाहती हो? तो जूही कहती है कि अभी तक मैं आपकी लीगली वाइफ नहीं हूँ। फूजिन कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है, पर कहीं तुम मेरी लीगली वाइफ बन करके फू फैमिली की मालकिन तो नहीं बनना चाहती हो? जूही कहती है कि इसमें गलत क्या है, पर सच कहूँ तो मुझे किसी भी चीज का लालच नहीं है। फूजिन कहता है कि हाँ, तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी का ही लालच है। तो जूही कहती है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इनकी बातें सुन करके बालकनी में खड़ा असिस्टेंट हंसने लगता है, जिसे देख करके जूही काफी शर्मा जाती है। असिस्टेंट के जाने के बाद में वो फूजिन से कहती है कि क्या ये हर वक्त आपके ही रूम में रहते हैं? फूजिन कहता है कि जब मैं बेहोश था तो यही मेरी रक्षा करता था। ये सुनकर के जूही कहती है कि अगर वो हर वक्त यहीं पर थे तो उन्होंने मुझे देखा भी होगा और सुना भी होगा। फूजिन कहता है कि हाँ, जैसे कि तुम मुझे बेहोशी की हालत में टच कर रही थी और मेरी बॉडी की तारीफें कर रही थी, वो सब कुछ उसने देखा है। ये सुनकर के तो जूही शर्म से पानी पानी हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फूजिन सोचता है कि कितनी क्यूट है। अगले दिन फूजिन जूही को एक बुके के साथ में वेडिंग रिंग भिजवाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि शायद उस वेडिंग रिंग को देख करके वो खुश हो जाएगी और मुझ पर भरोसा करने लगेगी, जिसके बाद वो मेरे क्लोज आने से घबराएगी नहीं। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, क्या आप मैडम का फायदा तो नहीं उठाना चाहते हैं? फूजिन कहता है कि ये चाहत है उसके लिए मेरे दिल में, पर तब तक तो जूही बिना रिंग देखे उसे खाली बुके समझ करके डस्टबिन में फेंक देती है। ये देख करके तो फूजिन को सदमा ही लग जाता है कि जूही ने तो उसकी वेडिंग रिंग को ही फेंक दिया। असिस्टेंट कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं जा करके देखता हूँ कि आखिर बात क्या है। जूही खुद से कहती कि मुझे इन फूलों से एलर्जी है, लगता है कि मिस्टर खड़ूस मेरी जान लेना चाहते हैं। तभी असिस्टेंट उसके पास जाकर के पूछता है कि मैडम, आपने उन फ्लावर्स को क्यों फेंक दिया? वो आपको मिस्टर फूजिन ने बहुत प्यार से भिजवाया था और उसमें एक डायमंड रिंग भी थी। ये सुनकर के जूही कहती कि क्या वो रिंग बहुत ही ज्यादा महंगी थी? तो असिस्टेंट कहता है कि ज्यादा महंगी तो नहीं थी, बस 200 मिलियन की थी। ये सुनकर के तो जूही शॉक रह जाती है और वो रिंग को डस्टबिन में ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी बहन मिंग भी पहुंच जाती है और कहती है कि अब तुम इस कगार पर आ गई हो जो कि कूड़े से खाना बीन करके खा रही हो। लगता है कि फूजिन मर गया है, इसीलिए तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है। जूही कहती है कि अपनी गंदी जुबान पर काबू रखो, पर मिंग तो उसे जलील करने लग जाती है, जिस पर जूही गुस्सा होकर के उसके ऊपर कार्डबोर्ड फेंक देती है। तभी वहाँ पर मिंग का बॉयफ्रेंड गुशाओ भी आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी बहन तो काफी सुंदर है, पर ये भिखारियों जैसे काम क्यों कर रही है? मिंग कहती है कि इसके सुंदर चेहरे पर तो बिल्कुल भी मत जाना, ये कितने मर्दों के साथ में बाहर सो चुकी है। ये सुनकर के गुशाओ जूही से कहता है कि बताओ तुम एक रात का कितना लेती हो? जिस पर वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है। अपने बॉयफ्रेंड को मार खाता हुआ देख मिंग जूही का हाथ पकड़ करके उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर के मिंग को जूही से दूर हटाता है। मिंग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई गुशाओ की गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की? असिस्टेंट कहता है कि अच्छा, ये तो गू फैमिली का नौसिखिया बेटा है जिसकी हर जगह मजाक बनती रहती है। ये सुनकर के गू उससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन? असिस्टेंट जैसे उसे अपनी पहचान बताता है, गू का तो खून ही सूख जाता है और वो फौरन से पीछे हट जाता है। पर मिंग फिर से जूही के साथ में बदतमीजी करने पर उतर आती है। इस बार तो असिस्टेंट काफी गुस्से से जूही को उससे दूर करता है, जिसकी वजह से मिंग फर्श पर गिर जाती है। जिसके बाद असिस्टेंट जूही को लेकर के वहाँ से चला जाता है। मिंग गुस्से से कहती है कि तुमने उन्हें ऐसे ही क्यों जाने दिया? गू कहता है कि क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। मिंग कहती है कि तुम आखिर किस बात से डर रहे हो? वो तो अब विधवा हो चुकी है, तुम आखिर एक असिस्टेंट के सामने कैसे झुक सकते हो? गू कहता है कि तुम्हें पता भी है कि वो फूजिन जैसे खतरनाक आदमी का असिस्टेंट है, जो कि खुद एक अंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियन है, और तुम फूजिन को जानते भी हो, वो अच्छे से अच्छे लोगों को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। तो मिंग कहती है कि पर अब तो वो मर चुका है, अब हमें किस बात से डरने की जरूरत है। इतना कह करके दोनों खुश होकर के वहाँ से चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद में जूही रिंग पहन करके बहुत खुश होती है और फूजिन को उसके लिए धन्यवाद कहती है और उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मुझे एक बार गिफ्ट मिला था और दूसरी बार आपने मुझे इतनी महंगी गिफ्ट दी है। फूजिन उससे कहता है कि अब जैसा कि तुम मेरी वुमेन हो तो इस रिंग को तुम्हें खुद से दूर करने की परमिशन नहीं है। तभी फूजिन की नजर जूही के हाथ की चोट पर पड़ती है और वो उससे पूछता है कि आखिर ये कैसे लगा। असिस्टेंट कहता है कि मैडम के दुश्मनों ने उनके साथ में ऐसा किया है। तो जूही कहती है कि ऐसा मत कहिए, वो मेरी बहन है। पर फूजिन तो गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ को कोई टच करने की हिम्मत करे, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। लगता है कि वो मरना चाहती है, उसे तो इसकी सजा मिल करके रहेगी। जूही से समझाती है कि ये तो बस छोटी सी खरोच है, पर फूजिन उसकी एक बात नहीं मानता और मिंग के पास में पहुंच जाता है, जिसे देख करके वो कहती कि तुम्हारी हिम्मत
हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आकर के बैठने की। जुई कहती कि क्या तुम इन्हें नहीं जानती हो। मिंग कहती कि मुझे ऐसे निचले स्तर के लोगों को जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अब तुम इतनी गिर गई जो कि फूजिन के मरने के बाद ही तुम फिर से दूसरे मर्दों के साथ में घूमने लग गई। पहले तो तुमने असिस्टेंट को फंसाया, अब इस सुंदर से लड़की को। जुई कहती कि अपनी गंदी जुबान पर काबू रखो। उसकी इतनी बकवास सुनकर के फूजिन अपने असिस्टेंट से कहता है कि जिस हाथ से इसने जुई को घायल किया है उसे समाप्त कर दो। ये सुनकर के जुई भी डर जाती है और वो फूजिन से कहती कि प्लीज उसके साथ में ऐसा मत करिए। फूजिन कहता है कि जिसे अपने किए तक का एहसास नहीं है उसे छोड़ करके मैं दोबारा से तुम्हें बुली करने का मौका नहीं दे सकता हूँ। मिंग कहती है कि 2 कौड़ी के इंसान मेरा मंगेतर इस सिटी के 10 अमीर परिवारों में से एक है जो आकर के तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। फूजिन कहता है कि इसने बहुत बकवास कर लिया है, अब मेरा बकवास सुनने का मूड नहीं है, जो मैंने कहा है उसे कर डालो। जुई फूजिन से कहती है कि ये कोई बड़ा जख्म नहीं है, प्लीज उसे उतनी सजा दीजिए जितना उसने किया है। फूजिन कहता है कि ठीक है, जिस पर असिस्टेंट मिंग के हाथ में फ्रैक्चर करवा देता है। तभी वहाँ पर गुशाओ आता है जो कि खुद ही मुंह के बल गिर जाता है और उठ करके असिस्टेंट से कहता है कि आओ भाग्य हमारे जो आप मुझे फिर से मिल गए। असिस्टेंट कहता है कि मैंने तुम्हारी पागल गर्लफ्रेंड को सबक सिखाया है, क्या तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति है। गुशाओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। वो मिंग से कहता है कि जल्दी से इनसे माफी मांगो, जिस पर मिंग माफी मांग लेती है। फूजिन उससे कहता है कि आगे से गलती से भी कहीं मुझे दिख मत जाना, वरना आज तो एक ही हाथ टूटा है, आगे तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर के जुई सोचती कि ये आदमी कितना खतरनाक है। फूजिन जुई से कहता है कि आज तुम कार ड्राइव करोगी। जुई कहती कि पर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है। तो फूजिन उससे कहता है कि ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप कार ड्राइव करो। तो जुई कहती कि सच में मैंने आज तक बस खिलौने वाली कार चलाई है, ये तो असली कार है, आखिर मैं इसे कैसे चला सकती हूँ। असिस्टेंट शॉक्ड रह करके पूछता है कि मैडम क्या सच में आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है। यहाँ पर तो जुई फंस जाती है क्योंकि उसने तो मिंग की जगह फूजिन से शादी की थी और मिंग को ड्राइव करना आता था। अब तो फौरन से वो बात को पलटती हुई पेट में दर्द का बहाना करके कार में जाकर के बैठ जाती है। उसकी ऐसी बचकानी हरकतें देख करके फूजिन कहता है कि ऐसा क्यों लगता है ये जियांग परिवार से बिलोंग नहीं करती है, वरना इसे ड्राइव करना जरूर आता, इस बात की पूरी जांच करो। नाइट में जुई फूजिन के लिए मिल्क लेकर के जाती है तो फूजिन उससे कहता है कि इसमें क्या मिलाया है तुमने। जुई कहती कि मैंने तुझमें कुछ भी नहीं मिलाया है। फूजिन उससे कहता है कि जब मैं कोमा में था तब तो तुम्हें मेरे अंदर बहुत दिलचस्पी थी, क्या अब मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूँ? क्या तुम मुझसे ऐसे ही दूर रहना चाहती हो? क्या तुम मेरी वाइफ नहीं बनना चाहती हो? तुम्हारी माँ भी तो यही चाहती थी, क्या तुम उनकी बात को काटना चाहती हो? जुई कहती कि अब मुझे किसी बात का डर नहीं लगता है। तो फूजिन कहता है कि अचानक से तुम इतनी बहादुर कैसे बन गई? जुई कहती क्योंकि आप मेरे साथ में हैं, आप इतने पावरफुल और डेंजरस पर्सन है, अगर मुझे कोई परेशान करता है तो जाहिर तौर पर आप मेरी रक्षा करेंगे, आखिर मैं आपके सामने एक छोटे से केक के टुकड़े जैसी तो हूँ। फूजिन कहता है कि भला मैं तुम्हें अब क्यों प्रोटेक्ट करने लग गया, तुम तो बस फू फैमिली की हत्यारन बन के सर्वाइव करना चाहती हो। जुई कहती कि क्या कहा आपने, आप मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ। इतना कह करके वो उसके क्लोज जा करके उसके शोल्डर पर बाइट कर लेती है। फूजिन कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, लगता है कि तुम कुछ चाहती हो। ये सुनकर के जुई मिंग के हाथ तोड़ने वाली सीन को याद करके काफी डर जाती है और सोचने लगती है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। फूजिन कहता है कि ये लड़की तो काफी दिलचस्प है। वहीं जुई को अचानक से वोमिटिंग होने लगती है और वो समझ ही नहीं पा रही होती कि आखिर उसके साथ में हो क्या रहा है। अगली सुबह वो फूजिन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर के जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आप नाराज हैं। तो फूजिन कहता है कि कल पूरी रात तुम कहाँ गायब थी। जुई कहती है कि मैं तो गेस्ट रूम में ही सो गई थी। तो फूजिन कहता है कि एक तो मैं तुमसे शादी करने का प्लान कर रहा हूँ, क्या तुम शादी के बाद भी ऐसी अलग रूम में जाकर के सोओगी? जुई कहती है कि आपने ही तो मुझे कल डराया था, इसीलिए मैं चली गई थी। फूजिन कहता है कि अगर मैंने एक बार कुछ कह ही दिया तो क्या तुम ऐसे ही मुझे छोड़ करके चली जाओगी? जुई कहती है कि मिस्टर खड़ूस जी, ना ही आप मुझे सोने देना चाहते हैं और ना ही मुझे जाने देना चाहते हैं, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? फूजिन कहता है कि अच्छा ठीक है, हम इस मामले को आसान तरीके से सुलझा लेते हैं। जुई उसके पास जाकर के कहती है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आपकी नाराजगी दूर हो जाए। फूजिन उसे अपने चीक की तरफ इशारा करके किस करने के लिए कहता है। ये सुनकर के जुई शॉक्ड हो जाती है और फूजिन से कहती है कि आप किस करने के लिए कह रहे हैं? फूजिन कहता है कि तुम्हें किस करने के लिए कितना सोच रही हो, अगर नहीं करना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो जुई उसे एक प्यारी सी किस कर देती है। फिर होना क्या था, फूजिन से बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं होता है और वो जुई को बहुत रोमांटिक तरीके से किस कर बैठता है, जिस पर जुई तो एकदम शर्मा जाती है और अपने टमाटर जैसे चीक्स लिए वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और फूजिन को एक फाइल देते हुए कहता है कि जिसे फू फैमिली में भेजा गया है, दरअसल में वो तो जियांग परिवार की बेटी है ही नहीं, वो तो उनकी गोद ली हुई बेटी जुई है, जिसे अपनी बेटी की जगह फू परिवार में शादी करने के लिए जबरन मजबूर करके भेजा गया है। फूजिन कहता है कि यानी कि असली गुनहगार जियांग परिवार की बेटी मिंग है, इतना बड़ा धोखा करने की उनकी हिम्मत भी कैसे हो गई, लगता है कि उनके पंख कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। असिस्टेंट पूछता है कि तो क्या फिर आप असली अपराधी को एक्सपोज करेंगे? फूजिन कहता है कि हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी की कार्ड सबको भिजवा दो। मैं पिछले 3 दिन के अंदर जुई से शादी करने जा रहा हूँ। असिस्टेंट कहता है कि पर वो तो जियांग परिवार से है ही नहीं। तो फूजिन कहता है कि जुई मेरी पत्नी है, उसे अब जियांग फैमिली की पहचान लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे अपनी पत्नी मान चुका हूँ। अब ये मेरा फर्ज है कि उसके साथ में कोई भी अन्याय ना हो। असिस्टेंट कहता है कि एक बात तुम्हें बताना भूल ही गया, चैंगशू चुपके से चीन लौट आया है और यही के आसपास के किसी शहर में रह रहा है। फूजिन कहता है कि फिर तो मेरी शादी का पहला इन्विटेशन उन्हीं को भेज दो ताकि मेरा काम आसान हो जाए। इधर चैंगशू को भी पता चल जाता है कि जुई जियांग परिवार की जैविक बेटी नहीं है। वो एक मेड को बुलाता है जो कि जियांग परिवार में कई सालों से काम कर रही थी। वो इन्विटेशन में जुई की फोटो देख करके बता देती है कि ये तो उनकी गोद ली हुई बेटी जुई है। जियांग परिवार की सिर्फ एक ही बेटी है जिसका नाम मिंग है। चैंगशू की मदर कहती है कि ये तो बड़ी अजीब बात है कि फूजिन एक फेक लड़की से शादी करने जा रहा है। चैंगशू कहता है कि ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। सोचिए अगर फादर को जब इस बारे में पता चलेगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। उसकी मदर कहती है पर शादी की अनाउंसमेंट तो हो चुकी है। चैंगशू कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ कि भरे पार्टी में फूजिन का मजाक बन जाए, पर उसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सारा तमाशा खुद मिंग खड़ा करेगी। इतना कह करके वो जियांग फैमिली के घर निकल जाता है। दूसरी तरफ गुशाओ मिंग से ब्रेकअप कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी जैसी पागल लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर चैंगशू फूजिन की शादी का इन्विटेशन लेकर के पहुँच जाता है, जिसे देख करके तो सभी को सदमा ही लग जाता है, क्योंकि उन्हें लगा था कि फूजिन मर चुका है। चैंगशू कहता है कि ये तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि फूजिन मरा नहीं है, पर मिंग को तो उसकी बातों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है। जिस पर चैंगशू कहता है कि तुम इसी दुनिया में जी रही हो या फिर किसी और दुनिया में जी रही हो। इस कंट्री के सबसे अमीर आदमी फूजिन की शादी की खबर इंटरनेट से लेकर के न्यूज तक में फैल चुकी है। ये सब सुनकर के मिंग बौखला जाती है और अपनी मदर से कहती है कि आपने मेरी जगह जुई को फूजिन के पास भेजा था, वरना आज मैं उसकी जगह सबसे अमीर आदमी की वाइफ होती। चैंगशू कहता है कि तुम अभी भी चाहो तो अपनी जगह ले सकती हो, जो कि उस भिखारन ने तुमसे छीन ली है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, क्योंकि वो लड़की हमारे फू परिवार को अंधेरे में रख करके मजे की जिंदगी जीना चाहती है। बस तुम कल मेरे बताए हॉस्पिटल में पहुंच जाना, जहाँ तुम्हें एक बहुत ही दिलचस्प सबूत मिलेगा जिसके जरिए तुम जुई को आसानी से अपने रास्ते से हटा सकती हो। बस तुम मेरे इशारे को फॉलो करती रहना। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिंग चैंगशू के बताए हुए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहाँ उसे जुई दिखती है जो कि अपना प्रेगनेंसी चेकअप करवाने के लिए जा रही थी। ये देख करके मिंग कहती है कि अच्छा तो तुम किसी जंगली आदमी के बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट हो। अब देखो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम पूरे टोंगचेंग में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, और फूजिन तुम्हें खुद जलील करते हुए फू फैमिली और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा, जिसके बाद मैं फू परिवार की युवा मालकिन बन जाऊंगी। इधर जुई को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात से परेशान होकर के वो सोचने लगती है कि अगर ये बात फू फैमिली को पता चल गई तो वो मेरी जान ले लेंगे, पर मुझे हिम्मत करके फूजिन के सामने ये सच्चाई कबूल करनी होगी, भले ये सब जान करके वो मुझे अपनी जिंदगी से निकाली क्यों न दें। और वैसे भी अब मैं फूजिन के लायक नहीं रही, पर अपने बच्चे के साथ अपने माता पिता के घर वापस लौट करके अपमानित होने से अच्छा है कि मैं फू परिवार के नौकरानी बन करके अपना गुजर बसर कर लूंगी। दूसरी तरफ फूजिन के फादर को जुई की सारी सच्चाई पता चल जाती है कि वो तो जियांग परिवार से है ही नहीं, जिसकी वजह से वो गुस्से से पागल हो जाते हैं और फूजिन को मारते हुए कहते हैं कि तुम हमारे फू परिवार के उत्तराधिकारी होकर के उस 2 कौड़ी की लड़की के साथ शादी करना चाहते हो और हमारे फू परिवार का नाम मिट्टी में मिला देना चाहते हो। फूजिन कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वो किस परिवार से बिलोंग करती है और लोग क्या कहेंगे। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे बीच बंतार में नहीं छोड़ सकता हूँ। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है जो तुम मेरे सामने अपनी आशिकी फरमा रहे हो। इतना कह करके वो उसे मारना शुरू कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम उसे छोड़ रहे हो या नहीं। तो फूजिन कहता है कि मैं मरते दम तक उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारे जैसे विद्रोही लड़के को तो आज मैं मार ही डालूंगा। जुई जब घर पहुँचती है तो वो ये सब नजारा देख करके काफी डर जाती है और सोचती है कि इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। वो फौरन से दौड़ते हुए फूजिन के पास जाती है और उसके फादर से कहती है कि प्लीज आप फूजिन को मत मारिए, ये अभी अभी अपनी बीमारी से उठे हैं। उसके फादर कहते हैं कि आज तुमने मेरे बेटे को अपनी खूबसूरती की जाल में फंसा करके उसकी मति भ्रष्ट कर दी है। जुई कहती है कि ठीक है, मैं गुनहगार हूँ तो आप मुझे सजा दे सकते हैं, इसमें फूजिन की कोई भी गलती नहीं है। फूजिन अपने फादर का गुस्सा देखते हुए जुई को अंदर जाने के लिए कहता है। जुई कहती है कि मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। तो फूजिन कहता है कि देखो वो मेरे पिता हैं, वो मुझे गुस्से से मार पीट सकते हैं पर वो मेरी जान नहीं लेंगे। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके फादर कहते हैं कि नाटक करने की कला तो तुमने काफी अच्छे से सीख रखी है, पर तुम्हारे इस नाटक में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फूजिन कहता है कि इससे पहले आप मुझे मार डाले, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या मेरे ना रहने पर आपका दूसरा बेटा इस काबिल है जो कि पूरी फू ग्रुप और फैमिली को अच्छी तरीके से चला सकता है? अगर मैं यहाँ से चला गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे धमकी दे रहे हो। फूजिन कहता
कहता है कि अगर मैं आपके लिए जरा सा भी इम्पोर्टेंस रखता हूँ तो मुझे अपनी जिंदगी का फैसला लेने दीजिए। जुई कहती है कि पर मैं आपके लायक नहीं हूँ, जिस पर उसके फादर जुई से कहते कि फिर तुम अभी के भी हमारे फू फैमिली से दफा हो जाओ, वरना मुझे धक्के मार करके तुम्हें इस घर से बाहर फेंकवाना पड़ेगा। फूजिन कहता है कि तब आपने ये बात क्यों नहीं सोची थी जब आप इसे मेरी पत्नी के रूप में फू फैमिली में लाए थे, तब तो आपने मेरी राय मुझसे नहीं मांगी थी, और अब जब मैं जुई को अपनी पत्नी मान चुका हूँ तो अब आपका कोई भी अधिकार नहीं है मुझे इससे दूर करने का। यहाँ पर उसके फादर अपने बेटे की जिद के आगे हार जाते हैं। फूजिन उनसे कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके मान सम्मान पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी के दिन वहाँ पर नहीं आ पाऊंगा, अपना ख्याल रखना। इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जुई फूजिन को अपने रूम में लेकर के चली जाती है और सोचने लगती कि फूजिन मेरी कितनी केयर करते हैं। आज वो मेरे लिए अपने फादर तक से लड़ गए और एक मैं हूँ कि जो कि दूसरे के बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट हूँ। वो फूजिन से कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है, पर जैसे ही वो अपनी बात कह पाती तब तक वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं जो कि फूजिन की मरहम पट्टी करने लगते हैं और जुई की बात अधूरी रह जाती है। अगले दिन जुई और फूजिन का वेडिंग होता है, जहाँ चेंगशु आकर के कहता है कि भाई आपको अपने पैरों पर खड़ा देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। फूजिन कहता है कि मैं तुम्हारी खुशी समझ सकता हूँ, पर तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आखिर इतने बड़े षड्यंत्र के बाद भी मैं जिंदा हूँ और मेरे जिंदा रहने पर तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होगा। चेंगशु कहता है कि लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम भाई है, भला मैं आपके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगा। फूजिन कहता है कि ये अच्छे बनने का नाटक मेरी शादी तक जारी रखना, वरना मैं क्या कर सकता हूँ वो तो तुम भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तभी वहाँ पर जुई की एंट्री होती है, जिसे फूजिन बहुत प्यार से स्टेज पर ले जाता है और उसके फॉरहेड पर एक किस करते हुए कहता है कि मिसेस फू, आज से तुम्हारी सारी परेशानी खत्म। जुई कहती कि मुझे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है, इसे जानने के बाद ही आप मुझसे शादी करने का फैसला ले सकते हैं कि आपको मेरे साथ में शादी करनी भी है या नहीं। पर यहाँ पर चेंगशु बीच में कूद पड़ता है और एक बार फिर से जुई अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाती, जिसके बाद फूजिन पूरी पब्लिक और मीडिया वालों के सामने बताता है कि एक कार दुर्घटना के बाद में मैं कोमा में चला गया था। उस वक्त मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया और मेरी देखभाल की, और अब जब मैं ठीक हो गया हूँ तो आज मैं ऑफिशियली ये शादी कंप्लीट करके जुई को अपनी पत्नी एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर मिंग भागते हुए आती है और फूजिन से कहती है कि ये लड़की आपकी वाइफ नहीं बन सकती है, और जुई से कहती है कि बेशर्म कहेगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मेरी पहचान यूज करने की। तभी वहाँ पर उसकी मदर भी पहुँच जाती है और वो कहने लगती है कि इसने आपको धोखा दिया है, ये तो हमारी जियांग परिवार की नौकरानी है। मिंग कहती है कि अपना असली नाम बताओ, जिस पर जुई अपना असली पहचान बता देती है। तो मिंग कहती है कि देखा आपने एक अनाथ है जिसे खुद के माता पिता तक का पता नहीं है। ये सब सुनकर के लोग जुई के लिए तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जुई कहती है कि आप लोगों ने जबरन मुझे शादी करने पर मजबूर किया, फिर सबके सामने आप लोग मुझे ऐसे जलील क्यों कर रहे हैं, आखिर आप लोगों का मैंने क्या बिगाड़ा है। फूजिन पूछता है पर जुई फू फैमिली में पहुंची कैसे। तो मिंग कहती है कि इसने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और मेरी जगह लेकर के फू परिवार की बहू बनने चली गई। फूजिन कहता है कि अगर ऐसी ही बात थी तो तुम उस वक्त क्यों नहीं आई जब मैं कोमा में था। मेरे ठीक होने के बाद में इतने दिन के बाद तुम्हें अचानक से ये सब याद क्यों आया, क्योंकि तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, और तुम तो वही इंसान हो ना जिसने मुझे गंभीर रूप से घायल करके मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। तुम्हें मेरी वाइफ बनाने का फैसला फू फैमिली का था। अगर मैं होश में होता तो मैं कभी भी तुम्हें अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करता। तभी वहाँ पर असिस्टेंट गू शाओ को लेकर के आता है, जो कि बताता है कि इसका अफेयर मेरे साथ में चल रहा था, लेकिन ये बहुत बड़ी लालची औरत है, इसीलिए मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर के मिंग की मॉम कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ में मिंग की सगाई टूट गई, तुम तो जियांग परिवार के दामाद बनने के लायक ही नहीं हो। फूजिन कहता है कि अच्छा तो मिंग की सगाई हो गई थी और इसकी शादी भी होने वाली थी। ये सुनकर कि वो सोचती कि मैंने क्या बोल दिया। अपने सारे झूठ पकड़ाते हुए देख करके मिंग कहती है कि इससे शादी करने से पहले आप जानना नहीं चाहेंगे कि ये आपके लायक है भी या नहीं, इसके पहले इसके कितने मर्दों के साथ में बाहर संबंध रहे हैं। इतना कह करके वो फूजिन के साथ नाइट वाली फोटो सबके सामने प्ले करवा देती है, जिसे देख करके तो जुई बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। और फूजिन के तो गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो कहता है कि लगता है कि तुम लोग मरना चाहते हो। मिंग कहती कि भले ही आप इसे बचा रहे हैं, पर इससे पूछिए कि इसके पेट में किस जंगली आदमी का बच्चा पल रहा है जिसके आप फादर बनने वाले हैं। ये सुनकर के तो फूजिन शॉक रह जाता है और जुई से पूछता है कि किस बारे में बात कर रही है, क्या ये बात सच है। तो मिंग कहती कि बताओ ना, इतनी भोली क्यों बन रही हो। जुई फूजिन के सामने ये एक्सेप्ट करती है कि वो प्रेग्नेंट है। मिंग कहती है कि मैंने कहा था ना कि ये एक बहुत ही गिरी हुई लड़की है जो न जाने कितने मर्दों के साथ में मुंह काला करवा चुकी है, जिसे ये तक नहीं पता है कि इसके बच्चे का पिता कौन है। ये तो इस समाज तक में खड़ी होने के लायक नहीं है। ये सब सुनकर के तो फूजिन सदमे में चला जाता है और जुई से पूछता है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम मेरे करीब क्यों आई। ये सुनकर के जुई रोने लगती है और कहती है कि मैंने कई बार आपको सच बताने की कोशिश की, पर हर बार कुछ ऐसा हो जाता था जिससे मेरी बात अधूरी रह जाती थी। फूजिन कहता है कि मुझे सच जानना है। तो जुई
रोते हुए कहती है कि जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैंने यही सोचा था कि मैं एक नौकर के रूप में फू परिवार में सरवाइव कर लूंगी। मैंने आपसे शादी करने के बारे में कभी भी नहीं सोचा था। इधर मिंग कंटिन्यू बोली जा रही होती है, जिस पर फूजिन गुस्सा होकर के कहता है कि अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें कहीं भी बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। फूजिन जुई से कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, मैं सारी सच्चाई जानना चाहता हूँ। जहाँ जुई उसे उस रात की घटना के बारे में सारा कुछ बता देती है और रोते हुए कहने लगती है कि मेरा किसी और के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं है। मेरे साथ में हादसा हो गया जिसके बाद मैं आपके पास पहुंच गई और तब तो आप कोमा में थे और जिस रात ही मेरे साथ में हादसा हुआ वो मेरा पहली बार था। मैंने तो उस आदमी की शक्ल तक नहीं देखी कि आखिर वो था कौन, क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। ये सुनकर के फूजिन समझ जाता है कि ये बेबी तो उसी का है और वो फौरन से जुई को गले से लगाते हुए अपने किए की माफी मांग करके उसे सारी सच्चाई बता देता है। वो जेट रिंग देख करके तो जुई शॉक रह जाती है कि उस रात वो तो फूजिन के साथ ही थी। वो फूजिन से कहती कि पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, आप तो कोमा में थे ना, फिर आप वहाँ पर कैसे हो सकते हैं। फूजिन कहता है कि एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। मिंग कहती है कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन होकर के इस 2 कौड़ी की गिरी हुई लड़की की बातों में कैसे आ सकते हैं। फूजिन कहता है कि लगता है कि तुम जिंदगी भर गूंगी बनकर के ही जीना चाहती हो। वो पूरे मीडिया वालों के सामने ये एक्सेप्ट करता है कि यहाँ पर जो भी फोटोज प्ले किए गए हैं उस फोटोज में जुई के साथ मैं ही हूँ और जुई के पेट में जो बेबी है वो भी मेरा ही है। फूजिन मिंग से कहता है कि तुमने एक कपल की पर्सनल फोटोज निकाली, जुई को जलील करके उसके चरित्र पर लांछन लगाया, साथ ही तुमने मेरा कार एक्सीडेंट भी करवाया था जिसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। इतना कह करके वो उसे पुलिस के हवाले कर देता है। मिंग कहती है कि आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं, मेरे पास आपके साथ मेरी शादी की मैरिज सर्टिफिकेट है जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है ना कि जुई का। जिस पर फूजिन डिवोर्स पेपर मंगवा करके मिंग को उस पर साइन करने के लिए कहता है। मिंग तो साइन करने के लिए तैयार ही नहीं होती, जिस पर फूजिन कहता है कि अगर ये साइन करने के लिए तैयार ही नहीं है तो इसके हाथ बेकार है, अभी के अभी इसके हाथों को खत्म कर दो। ये सुन करके तो मिंग डर जाती है क्योंकि एक बार पहले भी उसका हाथ टूट चुका था। वो फौरन से चेंगशू का नाम लेकर के कहती है कि ये सारा किया धरा चेंगशू का ही है, मुझे तो इस शादी से कोई भी मतलब नहीं था, इसी ने आकर के मुझे उकसाया था। फूजिन कहता है कि अच्छा तो तुम भी इन सब में शामिल हो। तो चेंगशू कहता है कि मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ। यहाँ पर दोनों लड़ने लगते हैं तो चेंगशू की माँ उसे शांत होकर के बैठने के लिए कहती है। मिंग फूजिन से कहती है कि प्लीज मेरे हाथों को कुछ भी मत करना, मैं अभी कभी साइन कर देती हूँ। इतना कह करके वो फौरन से साइन कर देती है। जुई की मदर उससे कहती है कि क्या हमने तुम्हें इसी दिन के लिए इतना बड़ा किया था ताकि तुम अपनी बहन को जेल भिजवा सको। वो जुई के सामने मिंग को जेल ना भिजवाने के लिए गिड़गिड़ाने लगती हैं। तभी वहाँ पर उसके फादर जुई की दादी की आखिरी निशानी लेकर के पहुँच जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने मिंग को जेल जाने से नहीं रोका तो मैं ये आखिरी निशानी खत्म कर दूंगा। ये देख करके तो जुई को पहले बहुत तकलीफ होती है, पर फिर वो कहती है कि मेरी दादी ने मुझे हमेशा सच का साथ देना सिखाया है तो मैं उनकी बातों पर अमल करूंगी। मिंग एक अपराधी है इसीलिए मैं उसे नहीं बचा सकती। फूजिन कहता है कि यहाँ पर तमाशा करना बंद कर दीजिए, मैं खुद भी मिंग को जाने नहीं दूंगा। तो आप लोगों का भीख मांगना बेकार है, काश कि आप लोगों ने अपनी बेटी की गलती पर उसका साथ ना दिया होता तो आज ही उसका हाल ना होता। अब बेहतर यही हुआ कि आप लोग यहाँ से बाहर चले जाइए वरना मुझे अपने गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। उनके जाने के बाद में फूजिन जुई से कहता है कि इन फ्यूचर अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी वहाँ पर फूजिन के फादर भी आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये तमाशा कब तक चलता रहेगा। यहाँ पर फूजिन की स्टेप मदर आग में घी डालते हुए जुई की प्रेगनेंसी के बारे में उन्हें बता देती है। उसके फादर कहते हैं कि फूजिन मैं तुम्हें कंट्रोल तो नहीं कर सकता हूँ, पर अगर तुम चाहती हो कि मैं जुई को अपनी बहू एक्सेप्ट कर लूँ तो इस बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। फूजिन कहता है कि मैं मानता हूँ कि ये बेबी बहुत जटिल परिस्थितियों में जुई ने कैरी किया है पर मुझे उस पर पूरा विश्वास है। तो उसके फादर कहते हैं कि मुझे बस मेडिकल पर विश्वास है, तुम्हारे कहने पर मुझे भरोसा नहीं होगा कि ये फू फैमिली का ही वारिस है, तुम्हें तो इसे साबित करना ही पड़ेगा। यहाँ पर दोनों बाप बेटे की बहस शुरू होता हुआ देख जुई कहती है कि प्लीज अपने फादर से बहस ना करें, अगर हम उनकी बात मान जाते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अगर आपने अपने फादर की बात नहीं मानी और उनसे बहस करना जारी रखे तो मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाऊंगी। जुई के कहने पर फूजिन अपने फादर की ये बात मान जाता है और अपने फादर से कहता है कि ठीक है अब रिपोर्ट आने के बाद ही मैं इस शादी को कंप्लीट करूंगा। उसके फादर कहते हैं कि जैसा तुम ठीक समझो। इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसा कि मिंग जुई को भरे पार्टी में इतना ज्यादा जलील कर चुकी थी जिसकी वजह से उसकी इमेज खराब हो गई थी, इसीलिए फूजिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जहाँ वो एक एक करके सभी मीडिया वालों के सवालों के जवाब सबूत सहित देता है और सबके सामने कहता है कि जुई मेरी वाइफ है। मिंग ने जानबूझ करके जुई को बदनाम करने की कोशिश की है जो कि अब जेल में है। तभी एक रिपोर्टर फूजिन से कहता है कि अगर आपकी वाइफ के साथ में इतने अच्छे रिश्ते हैं तो फिर आपके हाथ में वेडिंग रिंग क्यों नहीं है। जिस पर फूजिन जुई से कहता है कि क्या तुम सबके सामने मुझे वेडिंग रिंग पहनाओगी। कि तभी जुई के पास में एक कॉल आती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मदर अपनी जान देने जा रही है। ये सुनकर के जुई परेशान होकर के जाने लगती है। फूजिन कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें
तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। घर जाने पर जुई फूजिन से कहती कि आपको वापस चले जाना चाहिए। तो फूजिन कहता है कि मेरे अंदर जाने के नाम पर तुम इतना डर क्यों रही हो। जुई कहती क्योंकि मुझे डर है कि मेरे माता पिता मुझसे अनुचित मांग करेंगे जो कि आपको पसंद नहीं आएगा। तो फूजिन कहता है कि तुम जो भी चाहोगी मैं बिना शर्त के उसे पूरा कर दूंगा। वो कहती कि इतना कहने के लिए शुक्रिया। तो फूजिन कहता है कि जल्दी घर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जुई जब अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसकी मदर तो बिल्कुल ठीक है। वो उनसे कहती है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, आखिर आप लोग मुझसे चाहते क्या है। उसकी मदर कहती है कि हम बस इतना चाहते हैं कि तुम फूजिन को मना करके अपनी बहन मिंग को जेल से बाहर निकलवा लो। जुई कहती कि आप लोगों को क्या लगता है कि मिंग ने फूजिन के साथ में जो भी कुछ किया है वो मेरे कहने पर उसे इतनी आसानी से माफ कर देंगे। उसकी मदर देखती है कि इन सब से बात नहीं बन रहा है तो वो बीमार पड़ने का नाटक करने लगती हैं और कहती कि मैंने इसे इसी दिन के लिए पाला था जो कि मेरी जान ले सके। वो खुद को पॉइंट करके कहने लगती कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं खुद को मार डालूंगी। उसके फादर जुई से कहते कि तुम देख क्या रही हो, जल्दी से अपनी माँ से कह दो कि तुम मिंग को बचा लोगी। ऐसी कंडीशन में ना चाहते हुए भी जुई को हाँ करना पड़ता है। उसकी मदर कहती कि मैं ये बात जानती हूँ कि तुम जियांग परिवार से छुटकारा पाना चाहती हो, तो तुम अपनी बात को याद रखना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए जियांग परिवार से आजाद कर दूंगी। जुई कहती है कि ठीक है, मैं भी इस गुलामी और दर्द भरी जिंदगी से आजादी पाना चाहती हूँ। इतना कहकर कि वो वहाँ से चली जाती है। इधर फूजिन जुई का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जुई के आते ही वो उसे गले से लगा करके पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जुई कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। फूजिन कहता है कि आज से तुम्हारा जियांग परिवार के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। इन फ्यूचर अब उनसे कोई भी कांटेक्ट रखने की जरूरत नहीं है। जुई सोचने लगती कि अगर मैंने मिंग को बचाने के लिए फूजिन से रिक्वेस्ट की तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, इसीलिए वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कहती है। थोड़ी ही देर के बाद में फूजिन के लिए वो सूप लेकर के जाती है तो फूजिन उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। जुई फौरन से अपने घुटनों पर बैठ करके उससे कहने लगती कि युवा मास्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ प्लीज मेरी मदद करिए। फूजिन उसे उठा करके कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जो भी कुछ कहोगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जुई कहती कि अगर आपने मिंग को जेल से नहीं निकलवाया तो जियांग परिवार मुझे कभी भी मुक्त नहीं करेगा। फूजिन कहता है कि फिर ठीक है, मैं ही उन्हें इस दुनिया से मुक्त कर देता हूँ। जुई कहती कि मैं ही उनसे मुक्ति पाना चाहती हूँ, प्लीज आप उन्हें कुछ भी मत करना। फूजिन कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि मिंग ने तुम्हारे साथ में क्या किया है और जियांग परिवार से तुम्हें हमेशा तकलीफें ही मिली है। तो जुई कहती कि मास्टर फूजिन, जब मैं बच्ची थी तभी मैंने अपने माता पिता को खो दिया था। तब जियांग परिवार की दादी मुझे अपने साथ ले गई थी। हालांकि मेरे माता पिता मेरे साथ में हमेशा ही गंदा व्यवहार करते थे, मुझे हमेशा वो मारते पीटते रहते थे, पर उन्होंने मुझे कभी भी घर से बाहर नहीं निकाला। फूजिन कहता है कि तो क्या तुम ऐसे परिवार में रह करके बहुत खुश थी। तो जुई कहती कि बेशक आपके जैसा अमीर इंसान इस बात को नहीं समझ पाएगा कि अगर उन्होंने मुझे बचपन में सहारा ना दिया होता तो मैं ठंड और भूख से मर गई होती। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। इतना कुछ सुनने के बाद भी फूजिन मिंग को बख्शने के लिए तैयार नहीं था, पर जुई के लिए वो मिंग को जेल से निकलवाने के लिए मान जाता है और जुई से कहता है कि पर तुम्हें जियांग फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। जुई कहती है कि ठीक है। वो अपने असिस्टेंट को मिंग को जेल से बाहर निकलवाने का ऑर्डर दे देता है, जिसके लिए जुई उसे धन्यवाद करती है। तो फूजिन कहता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने आज तक किसी को नहीं बख्शा है, पर मैंने तुमसे वादा किया था, इसीलिए मैंने तुम्हारी ये बात आखिरी बार मानी है। और अगर मुझे पता चला कि तुम जियांग परिवार के संपर्क में हो तो तुम्हें फू फैमिली में वापस आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जुई कहती कि मैं आपकी सारी बातें मानूंगी और आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, जिस पर फूजिन उसे गले से लगा लेता है। इधर मिंग जेल से छूटते अपना रंग दिखा देती है और जुई को किडनैप करवा लेती है, जहाँ वो उससे कहती कि अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। जुई कहती कि क्या तुम भूल गई हो कि आज तुम मेरी वजह से जेल से बाहर हो, क्या तुम इसका बदला इस तरीके से चुकाना चाहती हो। तो मिंग कहती कि मैं तुम्हें बर्बाद करके इसका बदला अच्छे से चुकाऊंगी। इतना कह करके वो एक पागल आदमी को जुई के साथ में नाइट एक्सपेंड करने के लिए बुलाती है और कहती कि मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि फू परिवार की बहू इतनी गिर गई जो कि उसने भिखारी पागल आदमी तक को नहीं छोड़ा। इतना कह करके वो उसे नशा देने का ऑर्डर दे देती है। इधर जुई के नाम मिलने पर फूजिन गुस्से से पागल हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके जुई का लोकेशन पता करो। इधर चेंगशु जुई के पास पहुंच जाता है और मिंग से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मिंग कहती कि आपकी हिम्मत भी कैसे होगी यहाँ पर आने की, आप ही वो इंसान है ना जिसकी वजह से मैं जेल गई थी। चेंगशु कहता है कि मेरे सामने औकात में रह करके बात करो और जुई को छोड़ करके यहाँ से निकल जाओ। वो 5 मिलियन का चेक निकालता है और कहता है कि इसे आपस में बांट करके यहाँ से दफा हो जाओ। मिंग कहती है कि चेंगशु आखिर आप इसे क्यों बचाना चाहते हैं, मैं तो इसे बदनाम करके अपना बदला लेना चाहती हूँ। तो चेंगशु कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जुई मेरे साथ ही बदनाम हो ताकि फूजिन को सबसे बड़ा झटका लगे। आखिर मैं इतनी खूबसूरत लड़की को एक भिखारी को टच कैसे करने दे सकता हूँ। मिंग कहती कि कमाल की बात है कि फू परिवार की दूसरे बेटी को भी इस जाहिल से प्यार हो गया। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद चेंगशु अपने चेहरे पर मास्क लगा करके जुई के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तो जुई उसका मास्क निकाल देती है, पर चेंगशु तो जुई के पीछे ही पड़ जाता है क्योंकि
वो किसी भी हालत में उसे अपना बनाना चाहता था। पर समय रहते फूजिन वहाँ पर पहुँच जाता है और चेंगशु को जुई से दूर हटा करके अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे तब तक मारो जब तक कि इसके पैर टूट न जाए और ये अपने पैरों पर खड़ा होने लायक ना रह जाए। असिस्टेंट बिल्कुल वैसा ही करता है, जिसके बाद वो जुई को घर लेकर के चला जाता है। पर नशे की हालात में होने की वजह से जुई उसे अपने क्लोज खींच लेती है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह तो जुई खुद को फूजिन के साथ देख करके काफी ज्यादा शर्मा जाती है, तो वो उसे पानी पीने के लिए देता है और उससे पूछता है कि कल रात क्या हुआ था, क्या तुम्हें कुछ याद है? तो जुई शर्माते हुए कहती है कि हाँ मुझे याद है। फिर वो फूजिन से पूछती है कि आपने कोमा में जाने का नाटक क्यों किया था, जिस पर फूजिन उसे बताता है कि बाहर मेरे बहुत सारे दुश्मन थे जो कि चाहते थे कि मैं मर जाऊं, पर सबसे बड़ा धक्का तो तब मुझे लगा जब मुझे पता चला कि मेरे घर के लोग ही मुझे मार देना चाहते हैं, पर मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। हाँ ये बात सच है कि उस कार दुर्घटना में मैं मौत के मुंह तक पहुंच गया था। सबको यही लगा था कि मैं नहीं बचूंगा, बस इसी बात का फायदा उठा करके मैंने कोमा में जाने का नाटक किया ताकि मैं अपने दुश्मनों को एक्सपोज कर सकूं, खासकर अपनी सौतेली माँ और अपने भाई को, जिन्होंने मुझे कई बार जान से मारने की कोशिश की। पर अब हमें किसी से कोई खतरा नहीं है क्योंकि उन सबको उनके किए की सजा मिल रही है। जुई कहती है कि मुझे लगा था कि आप वो परिवार के उत्तराधिकारी हैं तो आपका जीवन बहुत आसान होगा, पर आपने इन बीते दिनों में बहुत कुछ सहा है। तो फूजिन कहता है कि अब तुम मेरी लाइफ में आ गई हो ना, तो अब से हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनेंगे, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। इतना कह करके वो जुई को अपनी मदर की ग्रेव पर ले जाता है, जहाँ वो अपनी मदर से कहता है कि माँ आज मैं आपको आपकी बहू से मिलवाने लाया हूँ। जुई भी कहती है कि माँ आप हम दोनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा ताकि हम अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सके। फूजिन कहता है कि अब चलो जल्दी से इस रिंग को मुझे पहना दो। जुई कहती है कि पर मुझे इस बात का डर है कि कहीं आप मुझे लालची ना समझ बैठे। फूजिन कहता है कि ऐसा क्यों समझना है, जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है, यहाँ तक कि ये बॉडी भी तुम्हारी है। अब मैं रिच हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? जुई कहती है कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ जिसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, मैं आपके लायक नहीं हूँ। तो फूजिन कहता है कि सच कहूँ तो अपनी जान बचाने के लिए मैंने ही तुम्हारा फायदा उठाया था, तो इस हिसाब से तो मैं ही दोषी हुआ। तुम तो बहुत बहादुर और स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, तो ऐसी ब्रेव गर्ल को कौन अपनी वाइफ बनाना नहीं चाहेगा। तो क्या मिस जुई मैं आपसे शादी करने के लायक नहीं हूँ? जिस पर जुई उसे फौरन से वेडिंग रिंग पहना देती है और कहती है कि अब से आपको किसी भी बात का पछतावा करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही बहुत कष्ट से गुजरे हैं, अब से मैं आपको पूरे हक के साथ में अपना पति मानती हूँ। ये सुन करके तो फूजिन कहता है कि हाँ मेरी क्यूट सी वाइफ। इतना कह करके वो उसे एक प्यारी सी किस करता है। वहीं मिंग और चेंगशु को उनकी की सजा मिल जाती है। अब हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुई और फूजिन का फोटोशूट चल रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जुई ने अपने बेबी को जन्म दे दिया है और फूजिन के फादर अपने पोते को अपने गोद में लेकर के बहुत खुश दिख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे दिल से जुई को एक्सेप्ट कर लिया होता है। और इसी फोटोशूट के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर एंडिंग होती है।